बात करेंगे उन 3 न्याय आपराधिक कानून की जो 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इन तीनों कानून के लागू होने के बाद भारत की न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी तक तो देश में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम सक्रिय चल रहा था, लेकिन अब उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। तो वही इस समय सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर 3 कानून के लागू होने के बाद असल में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो आपको ग्राफिक्स की मदद से सबसे पहले 10 सिंपल पॉइंट्स में समझा देते हैं कि आखिर इन 3 नए कानून की वजह से क्या बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो सबसे पहले बदलाव नंबर 1 जो है, आपराधिक मामलों के जितने भी फैसले सुनाए जाते हैं उनमें पहले सुनवाई के बाद फैसला देने में 60 दिन तक लग जाते थे, लेकिन अब ये अवधि 45 दिन की होने जा रही है, यानी कि 15 दिनों की कटौती। तो वही दूसरा बदलाव है, बलात्कार पीड़ितों का जब भी मेडिकल किया जाएगा हर कीमत पर 7 दिनों के अंदर में रिपोर्ट आनी होगी। बदलाव नंबर 3 की बात करें तो जो नए कानून लागू हुए हैं उसमें अब बच्चों को खरीदना या बेचना जघन्य अपराध माना जाएगा। अगर नाबालिग के साथ बलात्कार होता है तो आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड की सजा भी मिल सकती है। तो वहीं चौथा बदलाव होगा, अब अगर शादी के झूठे वादे कर महिला को छोड़ दिया जाएगा तो इसको लेकर भी दंड के सख्त प्रावधान है। बदलाव नंबर 5 है, चाहे आरोपी हो या फिर पीड़ित, दोनों को 14 दिनों के अंदर ही पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट मिलने का पूरा अधिकार रहने वाला है। बदलाव नंबर 6 की बात करें तो महिलाओं या बच्चों के खिलाफ जब अपराध होगा तब सभी अस्पतालों को मुफ्त में इलाज करना होगा। तो वही 7वां बदलाव होगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज की जा सकेगी, पहले की तरह पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी। 8वां बदलाव है, अगर गंभीर अपराध होंगे तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का घटनास्थल पर जाना जरूरी होगा। वही बदलाव नंबर 9 की बात करें तो लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर समाज के लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। इससे समानता को बढ़ावा मिलेगा और जमीन पर स्थिति बदलेगी। तो वही आखिरी बदलाव यानी कि बदलाव नंबर 10 है कि महिला पीड़िता के बयान को यथासंभव महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। बलात्कार जैसे मामलों में ऑडियो वीडियो माध्यम से बयान दर्ज होने चाहिए। तो अब ये तो थी कानून क्या परिवर्तन लाते हैं। हमने बदलावों के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि ये कानून नागरिक स्वतंत्रता को खतरा पहुंचा सकते हैं। जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें देखते हुए ये सवाल किए जा रहे हैं। सबसे पहले है सबसे पुलिस हिरासत, वो अवधि जिसके लिए पुलिस किसी अभियुक्त की प्रत्यक्ष हिरासत की मांग कर सकती है, उसे जेल भेजे जाने से पहले 15 दिनों से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है। दिल्ली की आपराधिक अदालतों ने के पूर्व न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वकील भरत चुग ने कहा कि पुलिस हिरासत की संभावना होने पर अदालतें पारंपरिक रूप से जमानत देने में बेहद अनिच्छुक रही। अब जब समय सीमा बढ़ गई है तो जमानत पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो वही दूसरा है राजद्रोह। 2022 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह पर 154 साल पुराने कानून को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, जो एक औपनिवेशिक युग का प्रावधान है, जो सरकार या प्राधिकरण के खिलाफ भाषण या कार्रवाई को मृत्यु दंड की संभावना के साथ अपराध बनाता है। नया आपराधिक कानून में कहीं भी राजद्रोह शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का तर्क है कि ये पिछले दरवाजे से इसका अधिक कठोर संस्करण वापस लाता है। तो वही तीसरा है साधारण कानून में विशेष अपराध। नए आपराधिक कानूनों में विशेष अपराधों जैसे आतंकवाद और संगठित अपराध को भी साधारण आपराधिक कानूनों में शामिल किया गया है तथा इनके लिए कोई सुरक्षा उपाय नहीं किए गए। उदाहरण के लिए भारत की विशेष आतंकवाद विरोधी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यूएपीए के तहत आतंकवाद के आरोपों पर किसी पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति और एक स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा सभी सबूतों की जांच की आवश्यकता होती है। नए आपराधिक कानूनों में आतंकवाद को अपराध के रूप में शामिल करते हुए ऐसी कोई सुरक्षा शामिल नहीं की गई है। नए प्रावधानों में वैसे तो छोटे बड़े बदलाव हुए हैं, लेकिन एक अहम मुद्दा आतंकवाद का भी है। इसकी वजह यह है कि आईपीसी में आतंकवाद को लेकर कोई भी स्पष्ट परिभाषा थी ही नहीं,
जबकि नए कानून के तहत आतंकवाद को विस्तार से परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के तहत जो भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, तो उसे आतंकवाद की कैटेगरी में रखा जाता है। सुधार कहे जाने के बावजूद नए कानून में ज्यादातर कॉलोनियल एरा के कानूनों के प्रावधान को बरकरार रखा गया है। साक्ष्य कानून यानी कि एविडेंस लॉ, जो अदालतों में साक्ष्य की स्वीकृति को नियंत्रित करता है, उसमें लगभग कोई संशोधन नहीं किया गया। दंड संहिता, जो अपराधों को परिभाषित करती है और उनके लिए दंड का प्रावधान करती है, उसमें केवल कुछ अतिरिक्त अपराधों को शामिल किया गया है तथा धाराओं को पुनर्व्यवस्थित किया गया है। तो अब देखना है कि नए बदलाव आम लोगों के लिए फायदेमंद हो पाएंगे या नागरिक स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाएंगे।